हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स की पांचाल। बच्चों, आज हमारी फोर्थ क्लास होगी अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की। इससे पहले बच्चों मैंने आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड कर दी है, तो उनको ध्यान से जा करके देखो। आइए अब हम अपनी शुरुआत करते हैं इस क्लास की। ठीक है, तो आपको अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने यह क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब इसको समझने की कोशिश करो, कैसे एग्जामिनर आपको सर्कल का क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके दे सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक पेंडुलम है जिसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है बच्चों? 30 डिग्री। और ये वाली आर्क कितनी दे रखी है? 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी लेंथ ऑफ पेंडुलम है। एग्जामिनर ने बोल रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। ये भी लेंथ ऑफ पेंडुलम है, ये भी लेंथ ऑफ पेंडुलम है। तो एक बात समझो ध्यान से, जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो चेंज तो नहीं होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर जो लेंथ ऑफ पेंडुलम हमने एल मान लिया, यहाँ पर वो बदल जाएगी। यहाँ पर भी एल होगा, यहाँ पर भी एल होगा और यहाँ पर भी एल होगा। तो जैसे हम इसको एक दूसरे पॉइंट को मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारे पास में ध्यान से देखो अब ये क्या बन रहा है, समझने की कोशिश करो। ये हमारा एक सर्कल बन गया क्या बच्चों? ध्यान से समझो, ये हमारा एक सर्कल बन गया क्या? ठीक है, अब देखो हमारा सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर्कल के अंदर यदि किसी एक पॉइंट से उस पॉइंट से सर्कमफ्रेंस की दूरी बराबर आती है, चाहे आप जहां से भी मिलाते हो। मैं क्या बता रहा हूँ, सर्किल के अंदर यदि हमारे पास में कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से सर्कमफ्रेंस की दूरी, चाहे आप जिधर से भी ज्वाइन कर रहे हो, इधर से ज्वाइन कर रहे हो, इधर से ज्वाइन कर रहे हो, वो बराबर है, तो वही पॉइंट उस सर्किल का सेंटर होगा। वही पॉइंट उस सर्किल का क्या होगा? सेंटर। तो यहाँ पर बच्चों देखो ध्यान से, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल होगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ पेंडुलम हमारी चेंज नहीं होती, जो गिवन है वो फिक्स है। ठीक है बच्चों, तो ये जो पॉइंट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर। जब ये हमारा सेंटर होगा तो ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है अब क्या किसका काम करेगी? अब हमारा ये रेडियस का काम कर रही है क्या? समझो ध्यान से, ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा 30 डिग्री दे रखा है और ये हमारी आर्क दे रखी है। तो अब ये क्वेश्चन आपका सर्कल में ट्रांसफर हो गया क्या? ध्यान से समझो, कैसे? ये हमारे पास में एक सर्कल बन गया ना। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारी रेडियस है। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें अपना रेडियस निकालना है। हमें अपना क्या निकालना है? रेडियस। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? यदि हमें आर्क गिवन हो तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाते थे क्या? कौन सा? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू क्या होता था बच्चों? 2 पाई आर। कितना? 2 पाई आर। यदि हमारा कंप्लीट सर्कल की बात हो, 360 इंटू थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता था सर्कमफ्रेंस निकालने का। लेकिन देखो छोटी सर्कमफ्रेंस हमें दे रखी है, यानी कि 4.4, ये कितने के बराबर है? समझो ध्यान से, 2 पाई आर अपॉन 360, ये इस थीटा की है, ये 30 डिग्री थीटा की 4.4 सेंटीमीटर आर्क दे रखी है। तो यहाँ पर आप अपना क्या रखेंगे? 30 डिग्री एंगल। क्या रखेंगे बच्चों? 30 डिग्री एंगल। यहाँ से अपना आर आ जाएगा, जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से आर आ जाएगा, और यही आर आपका इस लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी कि इस पेंडुलम की लेंथ फाइंड आउट करेगा। ठीक है, जो आर आएगा वही हमारा पेंडुलम की लेंथ का काम करेगी। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया क्या? अब बच्चे यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है, लैंग्वेज प्रॉब्लम का है, ध्यान से पढ़ो उसको। यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट का कॉन्सेप्ट है। यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट का। ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में 2 डिजिट नंबर है, 1 और 2। 12 इज अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 1th डिजिट ये रही, यानी कि यूनिट डिजिट ये रही, और 10th डिजिट ये रही। मान लीजिए क्योंकि हमारे पास में अननोन नंबर गिवन होगा, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। लेकिन ऐसा लिखने से हमारा जो मेथड है
वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास में जो यूनिट डिजिट है वो तो x का काम कर रही है, और जो x आएगा वो यूनिट डिजिट का काम करेगा, क्योंकि ये इधर से वंस प्लेस पर होगा तो यहाँ पर इसका कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हमारा टेंथ डिजिट की बात आती है बच्चों, ध्यान से देखो, जो हमारा 12 है उसको हम 10 + 2 भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना बच्चों। ध्यान से देखो, जो हमारा 12 है उसको हम 10 + 2 भी लिख सकते हैं ना। अब ये तो हमारा हमेशा इधर वाला नंबर यूनिट डिजिट का वो एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन जो हमारा 10th डिजिट का होगा वो मल्टीपल होगा हमेशा और हमेशा 10 का। किसका मल्टीपल होगा? 10 का। कैसे? ध्यान से देखो, यदि हमारा 15 एक नंबर है 2 डिजिट नंबर, तो जो 1th डिजिट होगी यानी कि जो इसकी यूनिट डिजिट होगी वो तो एज इट इज लिखी जाएगी इस तरीके से, लेकिन जो इसकी 10th डिजिट होगी वो 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है, इस तरीके से वो 10 का मल्टीपल होगा, वो 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो जब हम 10 + 5 लिखेंगे तो कितना आएगा? 15। तो हमारा आंसर सेम आ गया। तो इसलिए हम अपना यूनिट डिजिट में कोई मल्टीप्लाई नहीं करते, किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं होता। 10th डिजिट में हम 10 का मल्टीपल करते हैं। यदि हमारे पास में यहाँ पर 100 डिजिट भी गिवन हो, यानी कि 3 डिजिट का नंबर गिवन हो हमें, तो हम उसको कैसे राइट करेंगे? ध्यान से देखो, यदि हमारे पास में 1 2 3, ये 123 है, यानी कि 123 इज अ 3 डिजिट नंबर। कौन सा नंबर है बच्चों? 3 डिजिट नंबर। तो इसको यदि हम अननोन नंबर के रूप में लिखते हैं तो यूनिट डिजिट का काम करेगा हमारा x, जिसमें किसी भी चीज का मल्टीपल नहीं होगा। जो हमारा 10th डिजिट का काम कर रहा है 2, वो 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, जो हमारा 3rd डिजिट का काम कर रहा है यानी कि 100 डिजिट का काम कर रहा है, वो किसका मल्टीपल होगा बच्चों? 100 का। ठीक है, यानी कि 1 हमारा 100 का मल्टीपल होगा। यदि हमारा यहाँ पर कुछ भी होता, वो किसका मल्टीपल होता? 1000 का। क्योंकि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कैसे बोलते हैं? 6123, 6123। तो जो 6 है वो 1000 का मल्टीपल होगा। ध्यान से समझो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, जब हम इसका ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, तो हमारा ये नंबर लास्ट में यही मिलेगा हमें इसका रिजल्ट। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 6000 हो गया, फिर हमारा 100 ऐड करेंगे, फिर हम 20 ऐड करेंगे, और हमारा लास्ट का नंबर क्या था? 3। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास में ये आएगा 6123। तो अब मैं आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट समझा चुका हूँ, तो ध्यान से समझना बच्चों। इसको एक बार और वीडियो को बैक करके देख लेना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया कि टीचर डायरेक्ट इसको ये लिखते हैं कि मान लीजिए यूनिट डिजिट x है हमारा, और 10th डिजिट हमारा 10x लिखते हैं, 10y कोई अदर वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर 10 क्यों लिखा जाता है। यदि हमारा 100 डिजिट की बात होती है तो हम उसको 100 की मल्टीप्लाई में क्यों लिखते हैं। यदि हमारी 1000 की बात होती है, 1000 डिजिट की, तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, अब इसको हम अच्छे से कर सकते हैं। इसमें दे रखा है इन अ 2 डिजिट नंबर, मान लीजिए ये हमारा x है 1th डिजिट, और ये हमारा क्या होगा? 10y। तो ये ओरिजिनल नंबर क्या होगा बच्चों? 10y + x, 2 डिजिट नंबर होगा ये। यदि इसी में हमें 3 डिजिट नंबर पूछता, एक नंबर में यदि हमारा आता तो x + 10y + 100 और किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, वेयर x y z इज अ वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें देखो, इन अ 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, यानी कि जो हमारा 10th डिजिट है वो 3 टाइम्स है यूनिट डिजिट के। तो हमारा y = क्या दे दिया बच्चों? 3x। अब देखो आगे, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। ठीक है बच्चों, जब इस नंबर में से
अब ये हमारा रिड्यूस नंबर आएगा। क्या आएगा? रिड्यूस नंबर। यदि हम इस नंबर में से 10y प्लस x में से 54 माइनस करते हैं तो ये जो डिजिट है आपकी, जो ओरिजिनल नंबर था, मान लीजिए ओरिजिनल नंबर 12 था, तो अब क्या बनेगा? ये रिवर्स हो गया। 12 का कितना हो गया? 21। जो इसका यूनिट डिजिट था इसका 10th डिजिट बनेगा, जो इसका 10th डिजिट था वो इसका यूनिट डिजिट बनेगा। कैसे लिखेंगे अब हम इसको? यानी कि 10x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। 10y y 9y x 10x इधर आएगा 9x इजिकल्स टू 54। y माइनस एक्स 9 6 54 4, तो y इजिकल्स टू 6 प्लस एक्स आ जाएगा क्या? और y की वैल्यू बच्चों क्या थी हमारी? 3x। क्या था? 3x इजिकल्स टू 6 प्लस एक्स। 3x में से x जाएगा 2x यानी कि 6, यानी कि x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? 3। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 3। अब ये तो हमें पता लग गया कि ये हमारा यूनिट डिजिट है, ये हमारा यूनिट डिजिट है 3। अब हम निकालते हैं अपना 10th डिजिट। तो 10th डिजिट निकालने के लिए हमें 10y करना पड़ेगा। y की वैल्यू निकालो बच्चों यहाँ से। y इक्वल्स टू 6 प्लस 3 यानी कि y इक्वल्स टू 9। क्या आ गया बच्चों? y इक्वल्स टू 9। अब इसमें रखने की कोशिश करो। ये x 3, y हमारा 10y यानी कि 90, 90 प्लस 3 यानी कि 93। 93 हमारा आंसर आ गया क्या? ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार समझ में नहीं आया इसको रिपीट करके देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चे हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। जब तक मैं इसका डायग्राम बनाऊं इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, हमारे पास में एक क्यूब है। क्यूब में हमें बच्चों क्या गिवन होता है कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर होती है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारा बराबर होती है, जिसमें इसका 5 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ, ब्रेड्थ, ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारी ब्रेड्थ होती है और ये हमारी हाइट होती है। ठीक है बच्चों, इसमें इसका टोटल एरिया निकालना है और इसके ऊपर रख दिया एक हेमिस्फीयर। क्या रख दिया? हेमिस्फीयर। फाइंड द टोटल एरिया टू बी पेंटेड बाय हिम। अब देखो इसकी मैं रेडियस भी लिख देता हूँ 4.2 सेंटीमीटर, और इसमें हमें पाई जो है 22/7 लेना है। पाई की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या रहेगी? 22/7। हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 नहीं रखना है। हालांकि 22/7 डिवाइड करके यही आएगा। सेकंड स्टेप में लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमारा जब भी हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 पुट करेंगे। यहाँ पर हमारा एग्जामिनर नंबर काट लेता है जी, हम डायरेक्ट 3.14 का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी 4.2 सेंटीमीटर है। कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है ना, ये डायमीटर है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान से समझो। जैसे कि बच्चों ये हमारा क्यूब है, ठीक है, जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है? 6 साइड स्क्वायर। कैसे बच्चों? 6 साइड स्क्वायर क्यूब का। ठीक है, 6 इंटू साइड कितना है? 5 और 5 का स्क्वायर, 5 5 25 6 150, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इसका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आ गया? क्या आ गया ना? अब इसमें देखो, जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया तो ये जो एरिया है जो इस हेमिस्फीयर ने ढक रखा है, ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है क्यूब का, उसके ऊपर हमारा ये 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर का हेमिस्फीयर रखा है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। यदि मुझे कोई ये एक चीज है, इसका मुझे एरिया निकालना है, लेकिन इसके ऊपर मैंने ये हेमिस्फीयर रख दिया, तो जो हेमिस्फीयर का निचला हिस्सा होगा वो तो ढक दिया। क्या हम उसके नीचे इसको ऊपर करके इसका पेंट तो नहीं करेंगे ना? जैसे ढका हुआ है, जैसे ये जमा हुआ है, कोई इसका शेप है, इस बिल्डिंग ये हमारी इसी स्ट्रक्चर में बनी हुई है कि इसके ऊपर हमारा हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि इसको उखाड़ के
फिर हम इसको पेंट करेंगे नीचे से और फिर इसको जमा कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे ये जमा हुआ है तो इसका एरिया हम घटा लेंगे। क्या करेंगे? घटा लेंगे। और एरिया कौन सा घटेगा बच्चों? जो भी हमारी शेप में ऊपर फिगर बनी है। ठीक है, जैसी हमारी ये फिगर है हेमिस्फीयर, क्या है? हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का ऊपरला हिस्सा क्या बनाता है? हमारा सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर तो हमारा सर्कल बच गया ना, जिसमें हमें पेंट नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा घट जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो हमारी फिगर है और फिगर हमारी हेमिस्फीयर की शेप में है, तो ये तो हमें पेंट करना पड़ेगा ना बच्चों। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो बच गया क्योंकि ढका हुआ है। हेमिस्फीयर का ये वाला हिस्सा ढका हुआ है, नीचे की ओर दबा हुआ है, और जो क्यूब का ये वाला हिस्सा है वो इससे ढका हुआ है। ठीक है, तो इसका ये वाला हिस्सा बच गया और इसका भी ये वाला हिस्सा बच गया क्योंकि आपस में ज्वाइंट है। ठीक है ना? चलो, लेकिन जो हेमिस्फीयर है हमारा, ये हमें अब पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का? क्या हमने 2 पाई आर स्क्वायर पढ़ रखा है क्या? जो कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है क्या? अब बहुत से बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि सर हमें तो एग्जामिनर ने बोला कि हमें तो क्वेश्चन में गिवन है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जब हमने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाला तो हेमिस्फीयर का भी तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो बच्चों आप भी सही हो, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करो। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है? देखो, ये हमारे पास में हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, और इसका जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है हेमिस्फीयर का। जो ये पाई आर स्क्वायर फालतू जुड़ा, ये कौन सा एरिया है? ये ऊपर वाला एरिया है। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला एरिया है पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है। 2 पाई आर स्क्वायर हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है। जब ये हमारा पाई आर स्क्वायर यानी कि ऊपरला हिस्सा इसमें जुड़ जाता है तो इसका टोटल सरफेस एरिया का काम करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया जुड़ा, क्योंकि जो हेमिस्फीयर का नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये हमारी क्यूब से ढका हुआ है, और जो क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा है ये छोटा सा, वो हेमिस्फीयर के ऊपर वाले हिस्से से ढका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 150 में से ये वाला हिस्सा माइनस किया क्योंकि ये इस शेप से ढका हुआ है, और यहाँ पर हमने कर्व सरफेस एरिया इसलिए निकाला हेमिस्फीयर का क्योंकि जो ये वाला हिस्सा है वो क्यूब से ढका हुआ है, यानी कि क्यूब से और इसके ऊपर वाले से ज्वाइंट है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकाला, ना कि हम यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, क्या आप समझ पाए क्या? चलो, जो इसका एरिया था अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर भी फंसते हैं, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 150 में से भी पाई आर स्क्वायर माइनस होगा, तो यहीं से ही कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि आगे हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है जिससे हमारी कैलकुलेशन और भी आसान बन सकती है, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आप यहीं से ही इसको 150 माइनस 22/7, याद रखना यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही लेनी है, 3.14 नहीं लेना है। आर क्या काम करेगा? 2.1, क्योंकि 4.2 डायमीटर का काम कर रहा है। ठीक है, इतना सोल्व करेंगे और फिर आगे ये ऐड करेंगे, फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से यदि हमारा बनता है, कोई भी हमारा फिगर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, तो पहले उसका जो भी एरिया घटना है या जुड़ना है उसको करो, उसकी इस तरीके से इक्वेशन बनाओ, और लास्ट में जो कुछ भी हमें ऐड करना है घटाना है उनको एक जगह इकट्ठा करो, और आपका वहाँ से कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाएगी। ठीक है, जैसा यहाँ पर का हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चा हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारा एपी से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। ठीक है, हमारा एपी से जो भी क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा 3 नंबर में, और इसी तरीके से आएगा। इसको भी ध्यान से समझो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से पैटर्न फॉलो होगा, बस डिजिट चेंज होगी,
याद रखना। इसमें दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, यानी कि n हमें कितना दे दिया 50, ओपन एपी वूज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, ये हमारी 14 है, ये हमारी 18 है। हमें सम निकालना है 20 टर्म्स 50 टर्म्स का, कितना 50 टर्म्स का। तो ध्यान से देखो, जो हमारा सम निकालने का फॉर्मूला होता है एपी का, किसी भी एपी का सम निकालने का फॉर्मूला n/2, n की डिनोट करता है टोटल टर्म्स, 2a प्लस n-1d, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस n-1 और d। ठीक है, यही फॉर्मूला हमारा एक तरीके से और लिखा जाता है यदि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, क्योंकि ये हमारा लास्ट टर्म होता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखाए। आपसे एग्जामिनर एक नंबर में इस तरीके से डायरेक्ट दे सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। या फिर आपको कितने पैरामीटर है यहाँ पर, 1 2 3 और एक 4 पैरामीटर है, कोई 3 देगा, एक आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो यहाँ से जैसे कि हमारा ये सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, और इसमें कॉमन डिफरेंस एपी का यही फायदा होता है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट चलता है। यदि वो कांस्टेंट चलता है तो वो हमारा एपी है, नहीं तो वो हमारा एपी नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि ये सेकंड टर्म है और ये अपनी नेक्स्ट टर्म है, यानी कि थर्ड टर्म है। 18 में से 14 जाएगा, 4 बचेगा। हमें यहाँ पर क्या क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, क्योंकि ये हमारा सेकंड टर्म है। तो जो हम कॉमन डिफरेंस माइनस करेंगे वो डायरेक्ट हमारा फर्स्ट टर्म देगा, और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया 4। तो जब हम 4 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा क्या, तो हमारा a कितना आ गया 10। s50 निकालना है ना हमें, n/2 यानी कि 50/2, 2a 2 × 10 प्लस n-1d यानी कि 49, d हमारा कितना है बच्चों कॉमन डिफरेंस 4। तो इसको सोल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी में सेकंड क्वेश्चन है बच्चों एपी का ही, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें दे रखा है इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि A5 दे दिया 31 एंड 25 टर्म इज 140 मोर देन द फिफ्थ टर्म, यानी यहाँ पर आपकी इस तरीके से बनेगी। और एपी निकालना है आपको, क्या निकालना है हमें यहाँ पर एपी। तो समझो ध्यान से, A25 हमें कैसे निकालेंगे हम, a प्लस n-1 25 - 1 24d इक्वल्स टू 140। A5 कैसे निकलेगा, a प्लस n-1 यानी कि 4d, a से a जाएगा 24d 4d यानी कि 20d बराबर होगा 140 के, 0 से 0 2 से 7 बारीकी में। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया बच्चों 7। हमें क्या निकालना है एपी, यानी कि हमें एपी निकालनी है। कोई भी 4 5 ले लेंगे हम तो हमारी एपी निकल जाएगी। कॉमन डिफरेंस 7 है, A5 31 है, तो a प्लस n-1d इक्वल्स टू 31, a प्लस 7 चौक 28 क्योंकि कॉमन डिफरेंस 7 है इक्वल्स टू 31, a इक्वल्स टू 31 - 28 यानी कि 3। फर्स्ट टर्म हमारी 3 हो गई। इसी तरीके से हम 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा। हमने 7 क्यों जोड़ा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा 7 है। 7 जोड़ेंगे 17, 7 जोड़ेंगे कितना 24, 7 जोड़ेंगे 31। तो हमारा ये वेरीफाई भी हो गया कि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है। और क्या हमारा जो A5 31 दे रखा है वो हमारा 31 आ गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर अपना सोल्यूशन अच्छे से किया है, सही से किया है, क्योंकि ये हमने वेरीफाई भी कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमारा एपी के क्वेश्चन बनते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। ठीक है, और एक जरूर क्वेश्चन आएगा, चाहे इस कंसेप्ट पर बने चाहे हमारा इस कंसेप्ट पर बने। ठीक है, और यदि एक नंबर में आता है इस तरीके से भी आ सकता है। 4 पैरामीटर में से कोई 3 पैरामीटर गिवन होंगे, इस तरीके से भी याद कर लेना इसको। a प्लस एल लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड टोटल टर्म, इस तरीके से यदि हम तीनों
वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा ये सम निकल के आ जाएगा, जितनी भी हमारे पास में टर्म गिवन होगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। यदि बच्चों मेरा पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारा नया चैनल है, तो आप सभी बच्चों जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा वीडियो दूसरे बच्चों तक भी पहुंचेगा। ठीक है, थैंक यू।